पर्यटन यानी घूमना फिरना। अक्सर इससे हम सिर्फ छुट्टियों या मौज मस्ती की एक गतिविधि मान लेते हैं, लेकिन इस ओवरव्यू में हम इसे एक बिल्कुल अलग और गहरे समाजशास्त्रीय नजरिए से समझने वाले हैं। हम मुख्य रूप से सांस्कृतिक पर्यटन यानी कल्चरल टूरिज्म की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये केवल एक जगह से दूसरी जगह जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जटिल और डायनामिक इकोसिस्टम है जो न सिर्फ अर्थव्यवस्थाओं को चलाता है, बल्कि समाजों की मूल पहचान को भी गहराई से प्रभावित करता है। ये एक ऐसा सफर होने वाला है जो पर्यटन के प्रति हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तो आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम सांस्कृतिक पर्यटन के वैश्विक ढांचे और परिभाषा से शुरुआत करेंगे, इसके वस्तुकरण यानी कमोडिफिकेशन के मैकेनिज्म को समझेंगे, समाज पर इसके अच्छे और बुरे प्रभावों को तोलेंगे, और आखिर में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों की विस्तृत केस स्टडीज के जरिए इसे जमीनी स्तर पर परखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, वैश्विक ढांचा, जहां हम पर्यटन को एक समाजशास्त्रीय प्रघटना यानी एक सोशियोलॉजिकल फिनोमिनन के रूप में देखेंगे। वैश्वीकरण ने आज के टूरिस्ट को पूरी तरह से बदल दिया है। अब वो सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर नहीं रहना चाहता, वो उस जगह की गहराई में उतरकर वहां के समाज के साथ एक जीवंत संवाद चाहता है। इसे आधिकारिक तौर पर समझने के लिए UNWTO द्वारा दी गई इस परिभाषा पर गौर करना बेहद जरूरी है। ये स्पष्ट करती है कि सांस्कृतिक पर्यटन केवल ऐतिहासिक इमारतों को देखने के बारे में बिल्कुल नहीं है। इसमें उस समाज की कला, वास्तुकला, खान-पान, साहित्य और यहाँ तक कि जीवित परंपराएं यानी अमूर्त या इंटैंजिबल विरासतें भी पूरी तरह से शामिल हैं। कुछ नया सीखने और अनुभव करने की यही प्रेरणा इस पूरे कंसेप्ट की नींव है। प्रसिद्ध पर्यटन विद्वान मैककेचर और डू क्रॉस के अनुसार सांस्कृतिक पर्यटन कोई एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये 4 मूलभूत तत्वों से मिलकर बना एक इकोसिस्टम है। पहला है लॉजिस्टिक्स यानी भौतिक यात्रा, दूसरा है उस सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करना, तीसरा है उस अनुभव का मनोवैज्ञानिक रूप से उपभोग करना, और चौथा और सबसे अहम तत्व हैं स्वयं पर्यटक, जो इस पूरे इकोसिस्टम को चलाते हैं और इसे आर्थिक मूल्य देते हैं। अब आते हैं दूसरे और बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर, वस्तुकरण या कमोडिफिकेशन की प्रक्रिया, यानी कैसे संपत्तियों को उत्पादों में बदला जाता है। इस तुलना को जरा ध्यान से देखिए। कैसे एक सांस्कृतिक संपत्ति जो सदियों से सिर्फ अपनी ऐतिहासिक वैल्यू के लिए जानी जाती थी, उसे पर्यटकों के उपभोग के लिए एक पैकेज्ड उत्पाद में बदल दिया जाता है। इसे ही वस्तुकरण या कमोडिफिकेशन कहा जाता है। अपनी मूल अवस्था में एक सांस्कृतिक संपत्ति गैर व्यावसायीकृत होती है, लेकिन जब इसे पर्यटन के लिए ढाला जाता है, इसका मार्केटिंग किया जाता है और टिकट के रूप में बेचा जाता है, तब यह एक सांस्कृतिक पर्यटन उत्पाद बन जाती है। और सच तो यह है कि यही वो धुरी है जिस पर संपूर्ण सांस्कृतिक पर्यटन उद्योग टिका हुआ है। लेकिन रुकिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। भाग 3, प्रभाव, एक 2-धारी तलवार। आइए सांस्कृतिक पर्यटन के आर्थिक और समाजशास्त्रीय परिणामों को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से समझें। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि एक तरफ तो टूरिज्म दम तोड़ती हुई कलाओं को नई जिंदगी दे सकता है, जिससे स्थानीय लोगों में एक बार फिर अपनी पहचान को लेकर गर्व पैदा होता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है जब सब कुछ सिर्फ बिकने के लिए हो? अत्यधिक बाजारीकरण होने पर धार्मिक अनुष्ठान और परंपराएं सिर्फ पर्यटकों के मनोरंजन का साधन बनकर रह जाती हैं। समाजशास्त्र में इसे स्टेज्ड ऑथेंटिसिटी कहते हैं, जहां एक पवित्र परंपरा बाजार के दबाव में अपना असली आध्यात्मिक अर्थ पूरी तरह खो देती है। इकोनॉमी के मोर्चे पर भी हमें ठीक ऐसा ही विरोधाभास देखने को मिलता है। जाहिर है, बुनियादी ढांचे का विकास और रोजगार मिलना पर्यटन के बहुत बड़े फायदे हैं, लेकिन आर्थिक रिसाव या इकोनॉमिक लीकेज एक बहुत कड़वा सच है। जब बड़े होटल या एयरलाइंस बाहर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के होते हैं, तो पर्यटन से आने वाला ज्यादातर पैसा स्थानीय लोगों के पास न रहकर बाहर चला जाता है। इसके अलावा पर्यटकों की भारी भीड़ से स्थानीय स्तर पर महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि वहां रहने वाले आम और गरीब लोगों के लिए जीवन यापन करना बेहद मुश्किल हो जाता है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है। अनियंत्रित पर्यटन का पर्यावरण और समाज पर सीधा और बहुत गहरा असर पड़ता है। आगरा का उदाहरण ही ले लीजिए, जो साफ दिखाता है कि कैसे बाहरी प्रभावों के चलते स्थानीय लोग अपनी मूल संस्कृति खो रहे हैं और पश्चिमीकरण का शिकार हो रहे हैं। इसे अकल्चुरेशन कहते हैं। इसके अलावा वाहनों के अत्यधिक धुएं से ताजमहल जैसे स्मारकों को जो सीधा खतरा है, और ओवर टूरिज्म के कारण हमारे पहाड़ी इलाकों में जो कचरा और प्रदूषण फैल रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है। चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को जमीन पर उतार कर देखते हैं।
भाग 4 मध्य प्रदेश की केस स्टडी, भारत का हृदय। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ की सबसे बड़ी सांस्कृतिक पूंजी इसके यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये तीनों स्थल हमारे इतिहास के बिल्कुल अलग अलग कालखंडों को दर्शाते हैं। एक तरफ खजुराहो अपनी अद्भुत मूर्तिकला के लिए जाना जाता है, तो दूसरी तरफ सांची का स्तूप शांति और बौद्ध विरासत का प्रतीक है, और भीमबेटका वो तो हमें मानव सभ्यता के बिल्कुल शुरुआती दौर में ही ले जाता है। भीमबेटका की बात निकली है तो जरा कल्पना कीजिए, 30,000 साल से भी ज्यादा पुरानी गुफा चित्रकारियां, पुरातात्विक पर्यटन और शैक्षिक नजरिए से इसका मूल्य आंका ही नहीं जा सकता। ये सीधे तौर पर हमें दिखाता है कि कैसे एक प्राचीन सांस्कृतिक संपत्ति का संरक्षण हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का एक बहुत बड़ा खजाना साबित हो सकता है। और ये खजाना सिर्फ पुरातात्विक स्थलों तक सीमित नहीं है। यहाँ वास्तुकला और अध्यात्म का जो अनूठा संगम है वो वाकई कमाल का है। ग्वालियर का वो शाही किला जिसे खुद बाबर ने किलों के बीच मोती कहा था, या फिर मांडू का शानदार जहाज महल। वहीं अगर आध्यात्मिक पर्यटन की बात करें तो उज्जैन की वो विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती और ओरछा का राम राजा मंदिर, जहां भगवान राम की एक राजा के रूप में पूजा होती है, ये पर्यटकों को एक बेहद गहरा और अमूर्त अनुभव देते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में UNWTO की परिभाषा में देखा था, सांस्कृतिक पर्यटन में अमूर्त विरासत का बहुत बड़ा रोल होता है। मध्य प्रदेश में टूरिस्ट सिर्फ चीजें देखते नहीं हैं, बल्कि वे उन्हें जीते हैं। चाहे वो प्राचीन ढोकरा कला हो या हथकरघे पर बुनी गई माहेश्वरी और चंदेरी साड़ियां, और हाँ, यहाँ की पाक विरासत यानी खान पान को कैसे भूल सकते हैं। इंदौर का वो लाजवाब पोहा जलेबी इस पूरे अनुभव को संवेदी रूप से पूरी तरह समृद्ध कर देता है। अब चलते हैं हमारे पड़ोसी राज्य की तरफ। भाग 5 छत्तीसगढ़ केस स्टडी, विरासत का जीवंत संगम। शुरुआत करते हैं सिरपुर से। ये जगह इस बात का शानदार और जीता जागता सबूत है कि कैसे वास्तुकला सहिष्णुता का प्रतीक हो सकती है। 7वीं शताब्दी का ये स्थल दिखाता है कि कैसे शैव, वैष्णव, बौद्ध और जैन मान्यताएं एक ही जगह पर शांति से साथ साथ रहती थीं। इसके इसी अद्भुत सामंजस्य की वजह से ही इसे यूनेस्को की सूची में शामिल करवाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और अगर छत्तीसगढ़ की अमूर्त जनजातीय विरासत की बात करें तो बस्तर दशहरा का जिक्र आना बिल्कुल लाजमी है। ये कोई 1-2 दिन का नहीं, बल्कि पूरे 75 यानी 75 दिनों तक चलने वाला उत्सव है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें राम रावण प्रसंग नहीं होता, बल्कि स्थानीय जनजातीय देवी मां दंतेश्वरी की पूजा होती है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे स्वदेशी संस्कृति आज भी अपने बिल्कुल मूल और प्रामाणिक स्वरूप में बची हुई है। इन सब बातों से एक ही निष्कर्ष निकलता है। भाग 6 संवहनीय या सस्टेनेबल पर्यटन की आवश्यकता, उपभोग और अखंडता के बीच संतुलन बनाना। तो अब तक हमने इसके फायदे भी देखे और अनियंत्रित विस्तार के गंभीर खतरे भी। इन सभी चुनौतियों का सिर्फ एक ही अकादमिक और व्यावहारिक समाधान है, सस्टेनेबल टूरिज्म। इसका मूल मंत्र बस इतना है कि किसी भी जगह का विकास उसकी वहन क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी के भीतर ही होना चाहिए। यानी पर्यटकों की संख्या उतनी ही हो जिसे वहां का पर्यावरण और वहां का समाज बिना किसी नुकसान के झेल सके, ताकि वो जगह भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बची रहे। अगर इसे जमीन पर लागू करने की बात करें तो मध्य प्रदेश की ग्रामीण पर्यटन परियोजना इसका एक बेहद शानदार और फॉरवर्ड थिंकिंग मॉडल है। 100 से ज्यादा गांव में चल रही ये पहल पर्यटकों को सिर्फ इमारतें नहीं दिखाती, बल्कि उन्हें गांव के असली प्रदूषण मुक्त माहौल का हिस्सा बनाती है। और सबसे अच्छी बात, इसका सीधा आर्थिक फायदा स्थानीय कारीगरों और समुदायों की जेब में जाता है। ये जिम्मेदार पर्यटन की एक बेहतरीन मिसाल है। इस पूरे ओवरव्यू को समेटते हुए स्क्रीन पर दिख रहा यह सवाल हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती छोड़ जाता है। सांस्कृतिक पर्यटन हमारे अतीत और वर्तमान के बीच का एक बेहद जरूरी संवाद है, लेकिन इसकी सफलता इसी संतुलन पर टिकी है। हमें खुद से पूछना होगा, क्या आगे जाकर हम सिर्फ एक उपभोक्ता बनकर यात्रा करेंगे या उस अनमोल विरासत के जिम्मेदार रक्षक बनेंगे? उम्मीद है इस विश्लेषण ने इस विषय पर एक नई सोच विकसित करने का काम किया होगा। नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सस्टेनेबल टूरिज्म यानी संवहनीय पर्यटन को एक बिल्कुल नए और अकादमिक नजरिए से देखने वाले हैं। जरा सोचिए, गिलगमेश और ओडिसी के उस प्राचीन दौर से लेकर आज के आधुनिक इको फ्रेंडली ट्रैवल तक हमारी यात्राओं का मकसद कितना बदल गया है ना?
और इस बदलाव को समझने के लिए हमारे पास मध्य प्रदेश से बेहतर कोई क्लासरूम या यूं कहें कि विश्व स्तरीय मॉडल नहीं हो सकता। यहाँ इतिहास सिर्फ किताबों में दर्ज नहीं है, बल्कि यहाँ के जनजीवन में धड़कता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो कुछ इस तरह हैं। पहला, कल्चरल और हेरिटेज टूरिज्म के बीच का फर्क। दूसरा, वहाँ की ट्राइबल संस्कृति और परंपराएं। तीसरा, हैंडीक्राफ्ट्स यानी हमारी अमूर्त विरासत। चौथा, ऐतिहासिक वास्तुकला या आर्किटेक्चर। और पांचवा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का असली आर्थिक प्रभाव। तो अपनी शुरुआत हम सैद्धांतिक परिभाषाओं से करेंगे और पहुंचेंगे रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट्स तक। सबसे पहले बात करते हैं एकेडमिक नजरिए की। कल्चरल बनाम हेरिटेज टूरिज्म। इसे समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प रूपक यानी एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक घर है। अब इस घर की ईंटें और इसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है ना, वो हमारी विरासत या हेरिटेज है। लेकिन उस घर के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो जीवन धड़क रहा है, वो संस्कृति है। अब इस बात को और गहराई से समझने के लिए विद्वान रिचर्ड्स की 1996 की ये डेफिनेशन बहुत क्रूशियल है। वो कहते हैं कि कल्चरल टूरिज्म का सीधा सा मतलब है लोगों का अपने घर से निकलकर किसी खास सांस्कृतिक आकर्षण को देखने जाना। आसान भाषा में कहें तो ये टूरिज्म किसी भी जगह की जीवंत और धड़कती हुई पहचान को सेलिब्रेट करता है। आप सिर्फ गुजरे हुए कल को नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज के जीते जागते रूप को महसूस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है। कल्चरल टूरिज्म और हेरिटेज टूरिज्म के बीच एक बहुत ही क्लियर अकादमिक अंतर है। कल्चरल टूरिज्म आज की लाइफस्टाइल पर फोकस करता है। ये सब्जेक्टिव है और इसके रिसोर्सेज इन्फिनिट यानी असीमित है, क्योंकि इंसानी समाज तो लगातार बदल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हेरिटेज टूरिज्म पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है। ये पास्ट के उन ठोस सबूतों पर टिका है जो लिमिटेड हैं। अगर वो एक बार नष्ट हो गए तो उन्हें वैसी ऑथेंटिसिटी के साथ दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए इनका स्ट्रिक्ट कंजर्वेशन इतना जरूरी है। हमारा अगला सेक्शन है जीवन, जनजातीय संस्कृति और परंपराएं। तो थ्योरी से निकलकर अब जरा उस घर के अंदर चलते हैं और वहां धड़कते हुए जीवन को देखते हैं। मध्य प्रदेश की डेमोग्राफी में जो अद्भुत डाइवर्सिटी है ना, खासकर वहां के स्वदेशी समुदायों की, वही इसे सस्टेनेबल टूरिज्म का एक बड़ा ग्लोबल हब बनाती है। अगर हम ऑफिशियल डेटा देखें तो राज्य की कुल आबादी का 21% से भी ज्यादा हिस्सा ट्राइबल है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। अलीराजपुर जिले में ट्राइबल पॉपुलेशन 89% है, झाबुआ में करीब 86.8% और बड़वानी में 67%। ये भारी सघनता हमें बताती है कि इन खास इलाकों में स्वदेशी समूहों की मौजूदगी कितनी मजबूत है और यहाँ कल्चरल टूरिज्म की जड़ें असल में कितनी गहरी हैं। इन प्रमुख जनजातियों के अपने यूनिक सोशियो कल्चरल वैल्यूज हैं। जैसे भील जनजाति, जो यहाँ सबसे बड़ी है, वो अपने शानदार भगोरिया उत्सव और पिथौरा आर्ट के लिए मशहूर है। गोंड जनजाति अपने घोटुल और प्रकृति के तत्वों में गहराई से विश्वास करने के लिए जानी जाती है। लेकिन सबसे कमाल की बात जो हमें सस्टेनेबिलिटी सिखाती है, वो है बैगा जनजाति की फिलॉसफी। आपको पता है, बैगा लोग जमीन पर कभी हल नहीं चलाते। उनका मानना है कि ऐसा करने से धरती माता के सीने पर चोट लगेगी। सोचिए, सस्टेनेबिलिटी या पर्यावरण को बचाने की ये सोच उनके जीवन में सदियों से बसी है। चलिए अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं, अमूर्त विरासत, हस्तशिल्प और कला। लिविंग कम्युनिटीज से आगे बढ़कर अब हम उनकी पीढ़ियों के उस टैलेंट की बात करेंगे जिसे हम इंटैंजिबल या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। ये वो स्किल्स हैं जिन्हें आज पूरी दुनिया में सराहा जाता है। इसे समझने के लिए मध्य प्रदेश की दो सबसे मशहूर साड़ियों माहेश्वरी और चंदेरी का अकादमिक अंतर देखते हैं। माहेश्वरी साड़ी महेश्वर के किलों के आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड होती है और इसका बॉर्डर रिवर्सिबल होता है। वहीं दूसरी तरफ चंदेरी साड़ियाँ अपने शेयर टेक्सचर यानी पारदर्शी बुनावट और नेचर इंस्पायर्ड डिजाइन्स के लिए जानी जाती है। ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे किसी जगह का लोकल इतिहास और वहाँ का पर्यावरण वहाँ के हस्तशिल्प को सीधे आकार देता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे जुड़ता है। धार जिले के बाघ प्रिंट को ही ले लीजिए। ये प्रोसेस पूरी तरह से इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल और बहुत ही ज्यादा मेहनत वाला है। शुरुआत होती है कपड़े को बहती नदी में धोने से, फिर उसे बकरी की मैंगनी से ट्रीट किया जाता है। उसके बाद हड़ड़ से पीला या सफेद बेस मिलता है, फिर नेचुरल रंगों से छपाई होती है और आखिर में उसे भट्ठी में उबाला जाता है। आप देख रहे हैं इस पूरे प्रक्रिया के हर एक स्टेप में प्रकृति का कितनी समझदारी से इस्तेमाल हुआ है।
अगला सेक्शन है ढांचा, मूर्त ऐतिहासिक वास्तुकला। तो जीवन और संस्कृति को करीब से देखने के बाद अब हम वापस उस घर या ढांचे की तरफ लौटते हैं जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। अब हम पिछली सभ्यताओं के उन फिजिकल और ऑब्जेक्टिव सबूतों को एनालाइज करेंगे जो आज भी शान से खड़े हैं। मांडू का आर्किटेक्चर सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, बल्कि ये एनवायरमेंटल अडेप्टेशन और फंक्शनलिज्म का एक मास्टरपीस है। जहाज महल को देखिए, वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अकॉस्टिक्स का जो सिस्टम है वो उस समय की इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। हिंडोला महल की दीवारें 77 डिग्री पर झुकी हुई हैं ताकि उसे एक्स्ट्रा मजबूती मिल सके। और होशंग-सा का मकबरा तो भारत का पहला संगमरमर का मकबरा है। ये सारे स्ट्रक्चर्स हमें बताते हैं कि शुरुआती वास्तुकला में ही सस्टेनेबिलिटी को कैसे अचीव कर लिया गया था। वास्तुकला की इसी कड़ी में ओरछा का जहांगीर महल भी एक बेहतरीन उदाहरण है। ये बुंदेला और मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल का एक परफेक्ट फ्यूजन है। अब अगर हम हिस्टोरिकल डेटा को ऑब्जेक्टिवली देखें तो पता चलता है कि ये इतना विशाल महल महज एक रात के शाही ठहराव के लिए बनवाया गया था। एंथ्रोपोलॉजिकल नजरिए से ये इमारत उस समय की कूटनीति और पॉलिटिकल गठबंधनों का एक बहुत ही न्यूट्रल और ठोस प्रमाण है। और अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर हैं, संवहनीय विकास और आर्थिक प्रभाव। इन फिजिकल स्ट्रक्चर्स और लिविंग ट्रेडिशंस को समझने के बाद अब ये देखना क्रूशल है कि इन दोनों का एक साथ मौजूद होना सिर्फ इतिहास को बचाना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंजन भी है। तो सबसे अहम बात या क्रूशल पॉइंट ये है 134.1 मिलियन। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये साल 2024 में मध्य प्रदेश आने वाले डोमेस्टिक टूरिस्ट्स का डेटा है। महामारी के बाद टूरिज्म में जो भयंकर गिरावट आई थी, उसके बाद ये रिकवरी लिटरली अभूतपूर्व है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि अगर आप अपनी विरासत और संस्कृति का सही से मैनेजमेंट करें तो वो इकोनॉमी को कितनी बड़ी रफ्तार दे सकता है। और हाँ, ये इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ बड़े बड़े होटल्स या रिजॉर्ट्स तक ही सीमित नहीं है। आज मध्य प्रदेश के 63 टूरिज्म विलेज और 470 से ज्यादा होमस्टे शहरी पर्यटकों को सीधे ग्रामीण परंपराओं से जोड़ रहे हैं। ये रूरल टूरिज्म एक तरफ हेरिटेज को प्रिजर्व कर रहा है और दूसरी तरफ लोकल कल्चर को सेलिब्रेट कर रहा है। इससे सिर्फ लोकल इकोनॉमी ही बूस्ट नहीं हो रही, बल्कि ये इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखते हुए हमारे ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी सीधे सपोर्ट कर रहा है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, क्या ग्लोबल टूरिज्म का असली भविष्य नई नई इमारतें और अट्रैक्शंस बनाने में है, या फिर टूरिस्ट्स को सस्टेनेबल तरीके से उन प्राचीन संस्कृतियों और स्वदेशी घरों का हिस्सा बनाने में है? सस्टेनेबिलिटी, हेरिटेज कंजर्वेशन और कल्चरल इमर्शन के इस रिश्ते के बारे में आप भी जरूर सोचिएगा। नमस्कार।